Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start with our next topic of chemical kinetics, that is Arrhenius equation. बेसिकली हम लास्ट क्लास में भी Arrhenius equation का जो हमारा काइनेटिक्स थी उसको देख चुके थे. आज हम उसके बेस पर एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं और हम कुछ फैक्टर्स भी देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो Arrhenius इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सॉरी, Arrhenius इक्वेशन को नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. ये तो आपने देख लिया कि Arrhenius इक्वेशन कहाँ से आई थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब अगर टेम्परेचर राइजेस होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर के जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो वहाँ पर रेट भी इंक्रीज होगी. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में मैं कहूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, रेट इंक्रीज करती है. सिंपल चीज़ है. वहीं पर मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ. Arrhenius इक्वेशन को मैंने पढ़ा था. Arrhenius इक्वेशन को मैंने पढ़ा था. क्या होती है Arrhenius इक्वेशन, क्या होता है भाई, K इज इक्वल टू, सॉरी, अगर मैं लॉग की फॉर्म में लूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ. लॉग ऑफ K इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस के ई ए अपॉन के 2.303 इंटू आर इंटू 1/t. ये हमारी क्या होती है, Arrhenius इक्वेशन होती है. इसके लिए हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t के बीच में. किया था, नहीं किया था, बिल्कुल हाँ किया था. वहीं पर अब हम सेकंड चीज़ अब क्या कर रहे हैं, हम मान के चलो मेरे पास दो रेट कांस्टेंट है ना. इफ वी हैव टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, अगर मेरे पास दो रेट कांस्टेंट हो जाए और मैं यहाँ पर दोनों को कंपेयर करने जाऊँ तो जाहिर सी बात है अगर मैं पहले के लिए कंपेयर करूँगा तो log K1 लिख दूंगा. log K1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log ऑफ ए माइनस के ई ए अपॉन के 2.303 इंटू आर इंटू 1 के. टेम्परेचर भी क्या मान लेंगे हम, T1 मान लेंगे. T1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे. इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, डाउन. हाँ कर दिया, ठीक है. तो देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हमने क्या मान लिया, पहला मान लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर मैंने पहली मान ली. हम दो को कंपेयर करने जा रहे हैं Arrhenius इक्वेशन के अकॉर्डिंग. अगर मेरे पास दूसरी और इक्वेशन है, दूसरी और इक्वेशन है, उसके लिए क्या बनेगा Arrhenius इक्वेशन, log K2, इसको क्या मान लेंगे, log K2 log ऑफ ए माइनस के ई ए अपॉन के 2.303 इंटू आर इंटू के 1 के T2. ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर मैं यहाँ पर log K2 माइनस के log K1 करूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, log A से तो log A ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस के ई ए अपॉन के 2.303 इंटू आर इंटू 1 के T2 माइनस के 1 के T1, यही बनेगा. और थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, बताओ log की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है. log K2 माइनस के K1 कब आता है, जब आपका log K2 डिवाइड बाई क्या होता है, K1 होता है. इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इधर की साइड साइन चेंज कर देता हूँ मैं, तो 2.303 इंटू के आर इंटू के क्या बन जाएगा, 1 के T1 माइनस के 1 के T2 बन जाएगा. ठीक है, इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है. अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपका T2 है वो T1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा. क्या रहेगा, T2 हमेशा ज़्यादा रहेगा T1 से, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है. इनिशियली किसी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड था किसी भी रिएक्शन का, अगर उसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे टेम्परेचर का राइज ही तो हुआ है. तो यहाँ पर इसे T1 और इसका T2 मानेंगे. तो हमेशा T1 छोटा रहेगा और T2 क्या होगा, बड़ा होगा. ये तो खैर आप जानते होंगे, इतने तो आप समझदार हैं.
लेकिन कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन के आर टी, ये क्या थी हमारी आरएनएस इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के जो अंदर जो e की पावर माइनस के ई अपॉन के आर टी ये होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये क्या होती है आपकी भाई, यूनिट लेस होती है, मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर इसकी यूनिट नहीं होती है, जो हमारे पास ए है, और ए क्या यहाँ पर आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, ठीक है। दूसरा नाम क्या था इसका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी से बोलते हैं हम। तो आरएनएस जो फैक्टर होता है हैज़ द सेम यूनिट, हैज़ द सेम यूनिट, सेम यूनिट क्या होगी भाई इनकी, सेम यूनिट होगी। क्या होगी भाई, सेम यूनिट होगी। किसके इक्वल होगी सेम यूनिट, बताओ। सेम यूनिट एज द रेट कांस्टेंट, एज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के होगी, नहीं होगी भाई, ठीक है। एंड इंडिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये के ऊपर क्या ये होगा तो ये पूरा क्या है आपकी रेट होगी, होगी नहीं होगी भाई। तो के एंड इट डिपेंड ऑन, एंड इट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। जो माइनस के ई अपॉन के आर टी है एक्सपोनेंशियल बेस पर, ये आपकी कोई भी यूनिट नहीं होती है इसकी, बिल्कुल। अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं किसके बेस पर, हम इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं आरएनएस इक्वेशन के बेस पर। क्वेश्चन पहला कह रहा है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, ये कह रहा है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन become 4 times, become 4 times if the temperature increased, टेम्परेचर इंक्रीज्ड। कहाँ से किया जाता है टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे ये किया जाता है फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बोला इसने कैलकुलेट, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और वो कैलकुलेट करनी बताइए इसने किलोजूल पर मोल के अंदर। किसके अंदर, किलोजूल पर मोल के अंदर इसने क्या कैलकुलेट करनी बताइए आपको, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी बताइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपके लिए ये क्वेश्चन है इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ। इसमें कोई भी किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार ट्राई कीजिए खुद अपने हाथों से। तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ट्राई कर लिया है तो अब हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखो द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स। मान के चलो यहाँ पर पहला रेट कांस्टेंट K1 में कुछ K मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया कुछ K1 मान लिया, ठीक है। अब जो आपका K2 है वो K1 का कितना है, 4 टाइम है। K1 का कितना है, 4 टाइम है। तो जाहिर सी बात है ये K1 कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 4 टाइम है। तो जाहिर सी बात है ये आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log K2 बाई K1 कितना लिख सकते हैं, K4 लिख सकते हैं। वहीं पर देखो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 जा रहा है। अब जो लोअर टेम्परेचर है वो T1 है, और T1 कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 300 केल्विन बन जाएगा, बन जाएगा। वहीं पर आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है फ्रॉम 27 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 320 केल्विन बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। T1 और T2 आ गया मेरे पास।
अब डायरेक्टली मेरे को फॉर्मूला पुटअप करना है, मेरे को यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है log ऑफ K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन के R 2.303 इंटू R इंटू क्या 1 अपॉन के T1 माइनस के 1 अपॉन के T2, यही होता है ना। वैल्यूज़ को प्लेस करना स्टार्ट करो। यहाँ पे वैल्यूज़ को मैंने प्लेस करना स्टार्ट किया तो log ऑफ 4/1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन मेरे को निकालनी है, यहाँ पे एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मेरे को यहाँ पे निकालनी है। उसके बाद 2.303 इंटू यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। उसके बाद क्या लिखना मेरे को यहाँ पर, उसके बाद आपको टेम्परेचर लिखना है। यहाँ पे टेम्परेचर आपका 1 अपॉन के कितना T1 कितना है आपका यहाँ पे 300 केल्विन माइनस के 1 अपॉन के 320 केल्विन, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे यहाँ पे तो log ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू डिवाइड करो यहाँ पे कितना 320 इंटू के 300 और यहाँ पे 20, बिल्कुल। उसके बाद और ज़्यादा मैनिपुलेट करो इसे, और ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को इधर रखो यहाँ पे। और log 4 कितना होता है 0.602, कितना होता है 0.602। उसके बाद यहाँ पर 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर इंटू के कर देंगे 320 इंटू के 300 डिवाइड बाय आपका 20, ठीक है। आप इसे काटोगे पीटोगे तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली कुछ ये आ रही है 259 जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन हमको किस में बोला है, किलो जूल में। तो एक जूल में कितने होते हैं 1 अपॉन के 1000, तो 1 अपॉन 1000 होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 55.259 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है। बिल्कुल क्लियर। ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया इसी के बेस पर। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है अपने पास जिसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, खुद ट्राई करना है इसको। ऑरेंज जूस स्पॉइल्ड इन 5 hours at 27 degree centigrade if it kept at 7 degree centigrade it can be stored for 15 hours। आगे बोला है इसने कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको यही फॉर्मूला पुटअप करना है और आपको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ऑरेंज जूस है जो ख़राब हो जाता है 5 घंटे के अंदर, अगर उसको मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता हूँ तो ज़्यादा टेम्परेचर है, 5 घंटे में ख़राब हो जाता है, फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर उसे 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता हूँ तो वो 15 घंटे में ख़राब होता है, मतलब 15 घंटे तक चल जाता है वो। तो यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है किसकी, ऑरेंज जूस की। क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। जस्ट डू डेट, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली। तो ट्राई कीजिए एक बार इसे। तो देखो
आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अगर मैं टेम्परेचर को 7 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ, कितना रखता हूँ 7 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ, तो ये आपका कितना चल जाता है 5 घंटे। बिल्कुल। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ फ्रॉम 7 to 720 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना चलता है, कितना चलता है भाई, ये सॉरी उल्टा हो गया, 5 पे 15 आवर्स और इस पे कितना चलता है 5 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे को, अगर ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये 15 घंटे चलता है। K1 K2 अभी एज्यूम नहीं करते, सॉरी। यही क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक। देखो ऑरेंज जूस वाला, ऑरेंज जूस को अगर आप 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हो तो ये कितना चल जाता है बताओ, ये चल जाता है आपका 15 आवर्स। जब आप इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते थे तो ये 5 घंटे चल पाता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपका log K2 बाई K1 निकालूं तो कितना बन जाएगा बताओ, 15/5 मतलब 3 निकल गया ना। T1 कौन सा मान लेंगे हम यहाँ पर, कौन सा जो कम है, और T2 कौन सा मान लेंगे यहाँ पर, ये मान लेंगे। ठीक है, ये उल्टा भी समझ सकते हो आप। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया है। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हम फ्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टेम्परेचर आपका डाउन होता है। लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, बोलो बोलो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब 7 डिग्री से कहाँ पे जा रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। मान रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर आपका वही रूल है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। फॉर्मूला पुटअप करो, log कितना 3, बिकॉज K2 बाई K1 हमने निकाल लिया, 3 आ रहा है, इज इक्वल टू ये मेरे को निकालना है इंटू 2.303 इंटू 8.314। उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होगा 1/के T1 कौन है यहाँ पर 280 माइनस के T2 कौन है यहाँ पर 300। बिल्कुल 300 हो गया, 280 क्योंकि 7 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो E कितना आ जाएगा यहाँ पर, E आ जाएगा आपके पास log 3 कितना बनता है 0.477 इंटू के 2.303 इंटू के 8.314 और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 280 यस 280 इंटू के 300 डिवाइड बाई कितना 20। इसे आप काटोगे पीटोगे तो हमारे पास एक्टिवेशन जूल पर मोल में कितनी आएगी, ये आएगी अपने पास कुछ 38369 जूल पर मोल के अंदर। लेकिन मेरे को किलो जूल में चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी को 1000 से डिवाइड कर दो, 38.369 किलो जूल पर मोल। ये क्या बन गई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बन चुकी है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास यही है टॉपिक जो RLC इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक था हमारा। यहीं पर हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स का पूरा जो लेक्चर था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम उस चीज़ को यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। वैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आपसे पूछता है, गलती से पूछ भी ले, तो यहाँ पर क्या होता है, बस ग्राफ को आपको स्लोप को चेंज करना है। आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इफेक्टिव कोलिजन शो होती है। और ये एक चीज़ यह भी ध्यान लेना कि इफेक्टिव कोलिजन
टेम्परेचर को राइज करने पर, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे हम तो इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होगी। अगर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है रेट भी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ठीक उसी प्रकार से रिलेट करता है जिस टाइप से हमने किसको रिलेट किया था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिलेट किया था। बाकी हमने अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन थे वो आप थोड़ा सा ट्राई करना, और जितने भी स्टार्टिंग से फॉर्मूला वगैरह थे उन सभी को कनेक्ट करना है यहाँ पर, क्या थे क्या नहीं थे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ, नई चैप्टर के साथ जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो टिल देन